ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो भाई, सब लोग आ गए। चलो ठीक है भाई, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। चलो, अच्छा बच्चों, आप सब लोगों ने क्या नाम है, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए जो कल मैंने आप लोगों को सेंड की थी? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जबरदस्त, बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मतलब आप लोगों के अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं असाइनमेंट के। अच्छा, ओम को कोई डाउट नहीं, बहुत ही बढ़िया ओम, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ओके, तेजस को भी नहीं है, बहुत बढ़िया तेजस, ठीक है। ओके, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता दो। चलो ठीक है, समर्थ और जानवी को भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, सिद्धि का भी ऑल क्लियर, ठीक है। ओके, श्रावणी 5 एंड 10, ठीक है श्रावणी, ठीक है। शामली का भी ऑल क्लियर है, ठीक है शामली, परफेक्ट। ओके, ओके, साक्षी का सेकंड है। ओके ठीक है, चलो तो एक एक करके पहले जो डाउट्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, अनिकेत का 10th है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में डाउट है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहा हूं। मैं 2 मिनट जरा आप लोगों की असाइनमेंट ओपन कर लूं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट बस। ओके, कहाँ गया ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले मुझसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वेक्टर ए एंड बी आर गिवन एज 3 आई कैप एंड जे कैप। अच्छा ठीक है, वेक्टर ए है 3 आई कैप और वेक्टर बी जो है ये है जे कैप, ठीक है। देन कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए बार प्लस 4 बी बार एंड ए बार प्लस 3 बी बार। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो भाई देखो, ए बार प्लस 4 बी बार, पहले तो मुझे ये वेक्टर कैलकुलेट करना होगा कि ये क्या है। तो ए बार प्लस 4 बी बार देखो क्या हो जाएगा। ए बार है हमारा 3 आई कैप प्लस 4 बी बार, मतलब कि 4 इंटू बी बार। बी बार है हमारा जे कैप, ठीक है। तो ए बार प्लस 4 बी बार जो है ये बन गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप,
ठीक है, ये आ गया हमारा a बार प्लस 4b बार। फिर जो दूसरा वाला वेक्टर है वो है a बार प्लस 3b बार। ठीक है, तो भाई a बार प्लस 3b बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3 इंटू बी बार है j कैप। अच्छा, तो ये हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप। तो भाई हमने दोनों वेक्टर्स को लिख लिया। पहला वाला वेक्टर हमारा हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप और दूसरा वेक्टर हमारा हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप। तो सबसे पहले मैं पहला वाला वेक्टर ड्रॉ करता हूं। तो देखो पहला वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, पहला वाला वेक्टर ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 यूनिट्स x डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और उसके बाद 4 यूनिट्स मुझे y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो पहला वाला वेक्टर मेरा ये वाला वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो पहला वेक्टर है ये लेटेस्ट से x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो tan अल्फा है वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब 4/3। अब tan अल्फा 4/3 कब होता है, जब अल्फा बराबर होता है 53 डिग्री के। तो पहला वाला वेक्टर x एक्सिस के साथ 53 डिग्री बना रहा है। अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरा वेक्टर ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 यूनिट्स x डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और 3 यूनिट्स y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो दूसरा वाला जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। लेटस से ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। तो मैं ये कह सकता था कि जो tan बीटा है ये बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब कि 3/3। tan बीटा का वैल्यू 1 आ गया, मतलब बीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेक्टर था वो x एक्सिस के साथ 53 डिग्री बना रहा था और सेकंड वेक्टर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो हमें दोनों के बीच में बताना था एंगल कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते थे हम लोग, दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन कर देते थे। तो ये पहला वेक्टर हो गया और ये हो गया दूसरा वेक्टर। तो हमने दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर लिया। तो दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कौन सा वाला एंगल हो गया, तो सर वो ये वाला एंगल हो गया। तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया हमारा 53 माइनस 45, सो दैट शुड बी 8 डिग्रीज। चलो, मेरे ख्याल से अभी सेकंड वाला क्वेश्चन जिसने पूछा था, जल्दी से आप मुझे यस और नो में बता दो जिसका भी डाउट था। ठीक है, साक्षी को क्लियर है, परफेक्ट। चलो ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन वाला डाउट। अब सेकंड के बाद नेक्स्ट डाउट कौन सा था, ओके क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलो, सो नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। 2 मिनट। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए बार और बी बार। तो वेक्टर ए बार हमको कहा है, वेक्टर ए बार है आई कैप प्लस 2j कैप। वेक्टर ए बार है आई, क्या हो गया इसे, आई कैप प्लस 2j कैप। और वेक्टर बी बार है, वेक्टर बी बार हमें कहा है 3i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, देन कैलकुलेट द एंगल मेड बाय 3a प्लस b विद द y एक्सेस। अच्छा, ठीक है, तो पहले तो हम लोग 3a बार प्लस b बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब ये 3a बार प्लस b बार ये वेक्टर क्या हो जाना चाहिए, तो सर ये हो जाएगा 3 इंटू ए बार, मतलब कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बी बार है हमारा 3i कैप प्लस 6j कैप। तो इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3i कैप। ओके, ठीक है,
ओके ओके, वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस जे कैप। 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, 2i कैप प्लस जे कैप है। आई कैप प्लस 2j कैप और 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है श्रावणी, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 मिनट। ओके, वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2j कैप और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये हैं दोनों वेक्टर्स, आई कैप प्लस 2j कैप और 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है। ओके, देन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 4a माइनस 5b। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4a माइनस बी, सॉरी 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 इंटू वेक्टर बी, मतलब कि 2i कैप प्लस जे कैप। तो ये बन गया हमारा 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस, ये बन गया हमारा 10i कैप प्लस, ये हो गया 5j कैप। ठीक है। अच्छा अब इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई वालों को आई से कर देंगे, जे वालों को जे से कर देंगे। तो ये कितना हो गया 4 माइनस 10, मतलब कि माइनस 6 आई कैप, और 8 माइनस 5 मतलब कि प्लस 3 जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया। अच्छा, अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 45। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था 3√5। तो हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर आया था -6i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 3√5। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारा -2i कैप प्लस j कैप अपॉन √5। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से अभी हम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5, -2i कैप प्लस j कैप अपॉन √5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसने डाउट पूछा था, जल्दी से आप मुझे बता दो, क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है, ओके श्रावणी, ठीक है चलो। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फिर नेक्स्ट डाउट बताओ। ओके कुणाल, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके क्रिश, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब आप वीडियो एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, ठीक है ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वीडियो आप दोबारा से देख लेना। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो फिर। ओके, सो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कुणाल ने पूछा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं हम लोग, वेक्टर ए एंड बी आर गिवन एज 4i कैप एंड 2j कैप। अच्छा, वेक्टर ए दिया हुआ है 4i कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है 2j कैप। ठीक है, वेक्टर ए एंड बी आर गिवन एज दिस एंड दिस, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन। अच्छा, अब एक वेक्टर है
इन दोनों के बीच में मुझे एंगल कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, सो -3a बार प्लस 8b बार। ठीक है, तो भाई ये वेक्टर देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया -3a बार, तो a बार था 4i कैप प्लस 8b बार, तो b बार था 2j कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर कितना हो गया, तो सर ये वेक्टर आ गया हमारा -12i कैप प्लस 16j कैप। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला वेक्टर कौन सा था, दूसरा वाला वेक्टर था a बार प्लस 2b बार। अच्छा, a बार प्लस 2b बार। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा 4i कैप प्लस 2 × b बार था 2j कैप, तो ये वाला वेक्टर क्या आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया 4i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहा था इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला वेक्टर और ये है हमारा सेकंड वाला वेक्टर। तो हम दोनों वेक्टर्स को पहले तो ड्रॉ करेंगे। तो जब हमने अपना फर्स्ट वाला वेक्टर ड्रॉ करा, तो फर्स्ट वाला वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग 12 यूनिट्स लेफ्ट डायरेक्शन में गए, फिर 16 यूनिट्स अपवर्ड्स गए। ठीक है, 12 यूनिट्स लेफ्ट साइड में गए और 16 यूनिट्स अपवर्ड गए, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट वेक्टर। तो लेट से हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अल्फा क्या कितना हो गया, ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 16/12 या फिर 4/3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया मेरे पास 53 डिग्री। ठीक है, ये तो पहला वेक्टर हो गया। तो पहला वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री बना रहा है। अब हम सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग 4 यूनिट एक्स डायरेक्शन में गए और 4 यूनिट वाई डायरेक्शन में गए। तो ये हो गया हमारा सेकंड वेक्टर, और सेकंड वेक्टर लेटस से कुछ बीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम लोग कह सकते थे कि tan बीटा जो है वो बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब कि 1। तो बीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला वेक्टर तो ये हो गया जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्रीज बना रहा है, और दूसरा वाला वेक्टर ये ग्रीन वाला वेक्टर हो गया जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। अब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बन कितना रहा है, तो सर दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो थीटा है। तो थीटा कितना हो जाना चाहिए, तो सर हम ये कह सकते थे कि 53 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा, ये बराबर हो जाना चाहिए 180 डिग्री के। तो थीटा का वैल्यू आ जाना चाहिए था, ये देखो कितना हो गया 82 डिग्री। सो 82 डिग्रीज विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल। चलो ओके, तो ये डाउट किसने, कुणाल ने पूछा था। कुणाल जल्दी से यस और नो में बताओ। ओके क्लियर है, ठीक है। बच्चों सबके डाउट्स हो गए या अभी किसी के बचे हुए, जल्दी से बताओ। ओके, श्रावणी एंड अनिकेत क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। Okay, so now in question number 10, vector A and resultant of A and B are given as, अच्छा चलो जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले वो नोट डाउन करते हैं। तो वेक्टर ए हमें गिवन है, वेक्टर ए हमें दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और ए और बी का रिजल्टेंट मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए और बी का रिजल्टेंट हमें दिया है 5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, देन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, अब भाई सबसे पहले तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि जो वेक्टर बी है वो कितना होगा। पहले तो मुझे वेक्टर बी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो ठीक है भाई, देखो a प्लस बी है 5i कैप प्लस 7j कैप। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो हमारा वेक्टर b है, जो हमारा वेक्टर b है, उसे हम मान लेते हैं कि वो है bx i कैप प्लस by j कैप। ठीक है, तो भाई देखो, अब हम क्या कह सकते थे, अब हम कह सकते थे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये कितना हो जाना चाहिए, तो सर ये हो जाना चाहिए 2 प्लस bx i कैप प्लस 3 प्लस 2 मिनट 3 प्लस by j कैप। ठीक है, अच्छा अब हमको पता है कि a प्लस बी है कितना 5i कैप प्लस 7j कैप। तो ये क्या है 5i कैप प्लस 7j कैप, और ये बराबर है किसके 2 प्लस bx i कैप प्लस 3 प्लस by j कैप के। अच्छा, अब अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो इसका मतलब मैं ये कह सकता था कि जो 2 प्लस बी एक्स है ये बराबर हो जाना चाहिए 5 के, मतलब bx का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए था, bx का वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए था 3 के। ऐसे ही 3 प्लस by ये बराबर हो जाना चाहिए था 7 के, मतलब by का वैल्यू हो जाना चाहिए था 4। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो वेक्टर b था, वेक्टर b का वैल्यू आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। अब क्वेश्चन में हमें कहा था यूनिट वेक्टर फाइंड करके बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो अब वेक्टर b जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो सर वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 5। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से अभी जिस जिसका डाउट था, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई इशू है तो बताओ। चलो परफेक्ट, ठीक है, ओके। अनिकेत, अनिकेत को क्लियर हुआ? ओके ठीक है, अनिकेत को भी क्लियर है, ठीक है चलो, ओके परफेक्ट। तो मतलब अब हम लोगों की ये वाली जो असाइनमेंट थी ये कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक अब हम लोगों को वेक्टर समझ में आ गया। चलो बढ़िया। अब एक बार हम लोग वेक्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, एक बार हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर हमारा वेक्टर जो है वो A to Z डन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आज हम लोग सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। नहीं सीधी कुछ भी इधर उधर कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स वाई जेड नहीं करना है। बस मैं आप लोगों को जैसे जैसे गाइड करता जा रहा हूं आप लोग वैसे वैसे काम करते जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को रोज बताता जाऊंगा कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसे आप करते जाओगे, आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल भी रैंडमली इधर उधर हमें नहीं भटकना है। अभी स्टार्टिंग में आप लोग डीपीपी सॉल्व करोगे, फिर आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, फिर आगे जैसा जो होगा, जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो ओके। सो नाउ आज की क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था,
अभी तक हम लोगों ने दो वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट देखा था, ठीक है। अब हम वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे। अब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, वेक्टर का वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी दो तरीके का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों के क्या मीनिंग है वो हम लोग आगे आगे जाकर के समझेंगे। आज की क्लास में हम लोगों का फोकस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसे, जैसे सपोज हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए बार और दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है बी बार, और हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम हमेशा दोनों के बीच में डॉट लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी आप दो वेक्टर्स के बीच में डॉट बना हुआ देखोगे तो आप समझ जाना कि यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जहां पर ये थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बस। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है ये हम लोगों को सीखना है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं तो उससे जो है चीजें हमारी क्लियर होंगी। सो क्वेश्चन है, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ a bar and b bar in each case। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वेक्टर a बराबर है आई कैप के और जो वेक्टर b है दैट इज आल्सो आई कैप। तो आप जल्दी से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलो, आई एम वेटिंग। ठीक है, ओके, तेजस का आ गया, बहुत बढ़िया तेजस। ठीक है, चलो बाकी सब भी जल्दी से बताओ, बस फंडामेंटल डेफिनेशन यूज करनी है। ओके, राजश्री का आ गया, ओम का आ गया, विनय का आ गया, परफेक्ट, शामली का भी आ गया, आयुष का भी आ गया। नहीं नहीं नहीं, सीधी सीधी कैलकुलेशन मिस्टेक की, फिर से चेक करो। श्रुति का आंसर भी सही है, कुणाल का भी सही है, साक्षी का भी सही है। नहीं, साक्षी ने गलती की है, कुणाल का सही है, समीर का सही है। ओके, कृष्ण ने भी गलती कर दी, जानवी का सही है, सिद्धि का, हाँ अब सिद्धि का सही आंसर। चलो ठीक है, तो आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, दो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आपको दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा सर, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। और वेक्टर ए भी आई कैप है, वेक्टर बी भी आई कैप है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री है। अच्छा, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए था, ए डॉट बी बराबर हो जाना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब कि 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस 0 1 होता है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 1। चलो ठीक है, हाँ क्रिश, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, कॉस 90 0, कॉस 0 1, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से देखो, ये कुछ बेसिक बेसिक एग्जांपल्स हैं ताकि एक हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि डॉट प्रोडक्ट आखिर चीज क्या है। ठीक है, थोड़े से और ऐसे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। एक दो एग्जांपल्स हम लोग और देख लेते हैं। जैसे सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है,
वेक्टर ए इज आई कैप एंड वेक्टर बी इज 2j कैप। चलो ठीक है, ओम का सही है, तेजस का सही है, अनिकेत का सही है, आयुष का सही है, ठीक है, श्रेष्ठ का भी सही है, समर्थ का भी सही है, सिद्धि का भी सही है, राश्री का भी सही है, अवधूत का भी सही है, साक्षी का भी सही है, जानवी ने गलती कर दी, समीर का सही है। चलो आओ अब देखें, श्रावणी ने भी गलती कर दी, शामली ने भी गलती कर दी। चलो चलो आओ देखें, देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा सर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या चाहिए सर? तीसरी चीज चाहिए दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल। तो वेक्टर ए आई कैप है मतलब एक्स डायरेक्शन में, वेक्टर बी 2j कैप है मतलब कि वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल कितना है सर? दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब तरीका क्या है? तरीका ये है कि a डॉट बी ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो ये बन गया 2 इंटू कॉस 90 हो गया 0। फाइनली हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 0। चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ओके। चलो अभी क्लियर है ना? चलो अब थोड़ा सा मैं एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट, ठीक है शामली, ओके श्रावणी, ठीक है। चलो ओके, सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, लेट अस से वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी है आई कैप, ठीक है। ओके, तेजस का आंसर आ गया, ठीक है। तेजस का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया तेजस। चलो मैं वेट कर रहा हूं सब लोगों का, अभी तक तेजस का आया आंसर। ओके, आयुष ने गलती कर दी, ओम का आंसर सही है, अवधूत का भी सही है, श्रावणी ने भी गलती कर दी। कोई बात नहीं, एक बार फिर से रीट्राई करो, मुझे लग रहा है कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। श्रेष्ठ का सही है, समर्थ का सही है, हाँ आयुष का अब आंसर सही है, कुणाल का भी आंसर सही है। ओके, जानवी देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। साक्षी का आंसर सही है, क्रिश जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, समीर का भी सही है, अच्छा भाई बच्चों चलो अब देखो सब लोग, देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब सब लोग यहां पर ध्यान से देखो। तो वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी है आई कैप। तो सबसे पहला काम सर, सबसे पहले हम लोग दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाना चाहिए √2, ठीक बात है। अच्छा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा? तो अगर बात की जाए वेक्टर बी की, तो वेक्टर बी तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो वेक्टर बी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
और अगर बात की जाए वेक्टर ए की, तो वेक्टर ए को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो वेक्टर ए को ड्रॉ करने के लिए हम लोग 1 यूनिट गए राइट साइड में और 1 यूनिट गए वर्टिकली अपवर्ड। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। अब वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? हमने कहा थीटा एंगल बना रहा है। तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 1। थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर और ए और बी के बीच में कितना एंगल था? ये वेक्टर बी था और ये था वेक्टर ए, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको थीटा पता लग गया। थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था। तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब कि √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब कि 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा मतलब कि 45 डिग्री। तो ये हो गया √2 इंटू 1 इंटू 1/√2। फाइनल आंसर हो गया हमारा 1। सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। हाँ, अभी जानवी का आंसर सही आया, बिल्कुल सही विनय। ठीक है, 2 मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। समर्थ, वेक्टर बी आई कैप है। देखो वेक्टर बी आई कैप है ना, तो वेक्टर बी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ। अच्छा, ठीक है ना, तो आई कैप हुआ तो समर्थ, ठीक है ना, वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस में हुआ। अच्छा श्रेष्ठ, वेक्टर ए नहीं समझ में आया। ठीक है, श्रेष्ठ क्या मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करा वेक्टर ए का, वो नहीं समझ में आया। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा, वेक्टर ए लिखा था आई कैप प्लस जे कैप। मतलब मैं ये कह सकता था वेक्टर ए जो है वो लिखा है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर हो जाएगा √ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया √2। ठीक है, अच्छा और बी के साथ एंगल कैसे निकाला? श्रेष्ठ देखो, दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना होता है तो दोनों की टेल्स को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तब जो दोनों लाइनों के बीच का एंगल होता है वही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा था और बी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, इसीलिए दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो गया। ठीक है, श्रेष्ठ जितने भी पुराने वाले लेक्चर्स हैं ना जो आपके मिस हुए हैं वो जल्दी से आप कंप्लीट कर डालो। ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से वो सारे लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लो। ठीक है ना, हाँ। चलो आओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Okay, so now we are heading towards fourth example. ठीक है, so here we are given vector A is equal to 3 I cap plus 4 j cap and vector B is equal to 10 j cap। ठीक है, तो अब हमको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तेजस का आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो
ओके, ओम का भी आंसर आ गया, ठीक है। राजश्री का भी आंसर आ गया, ठीक है। सिद्धि का आंसर आ गया, ओके। ओके, आयुष का आंसर आ गया है, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलो आओ देखो। ठीक है, शामली का भी आ गया आंसर, ओके। समर्थ का आ गया है, ओके। अवधूत का आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ अवधूत, cos 53 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। cos 53 3/5 होता है cos 53 डिग्री, ओके। साक्षी का आ गया है, ठीक है। चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है अवधूत, चलो ओके। चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आओ देखें सब लोग। चलो ठीक है, श्रुति का भी आ गया, ठीक है। विनय का आ गया, ओके। चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि 5 यूनिट्स हो जाएगा, और जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 यूनिट्स। अच्छा, अब वेक्टर बी तो वाई डायरेक्शन में है, और अगर बात की जाए वेक्टर ए की, तो वेक्टर ए जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेक्टर ए ड्रॉ करने के लिए क्या करा जाएगा? वेक्टर ए ड्रॉ करने के लिए हम लोग 3 यूनिट्स गए राइट साइड में और 4 यूनिट्स गए अपवर्ड्स। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। लेट अस से वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो हम क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे tan थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 4/3 के, ठीक है। मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 53 डिग्री। अच्छा, थीटा का वैल्यू 53 डिग्री हो गया, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए की टेल्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो तो ये वाला एंगल हुआ, और ये वाला एंगल कितना हो गया? तो सर ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस 53 डिग्री, मतलब कि 37 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए था? हमारा आंसर हो जाना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री, मतलब कि cos 37 का वैल्यू कितना हो गया? 4/5। सो द करेक्ट आंसर विल बी 40 यूनिट्स। सो 40 विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से शायद कुछ लोगों ने शायद एंगल में गलती कर दी शायद, तो अभी सबको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, सो 40 विल बी द राइट आंसर। अच्छा देखो, ये तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका हुआ, ठीक है ना। एक मेथड तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का। अब डॉट प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट ही तो है ना, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। देखो ए वेक्टर क्या लिखा था? ए वेक्टर लिखा हुआ था हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ था 10j कैप, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बी वेक्टर जो है वो लिखा हुआ था 0i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें पता है कि इन दोनों वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा ये भी तो कह सकता था कि 3i कैप प्लस 4j कैप, दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मुझे क्या करना है? 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 0i कैप प्लस 10j कैप, यही तो कैलकुलेट करना है। 2 मिनट। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते थे? हम लोग ब्रैकेट को ओपन अप कर देते थे। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते थे? इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते थे? इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ये बराबर हो जाएगा 3i कैप डॉट 0i कैप प्लस 3i कैप डॉट
10j कैप प्लस, बच्चों 2 मिनट 2 मिनट, अच्छा तो देखो मैं ब्रैकेट सी तो ओपन अप कर रहा हूं, तो पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया सारे को, अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब ये आगे क्या हो जाएगा, 4j कैप डॉट 0i कैप प्लस 4j कैप डॉट 10j कैप। ठीक है, ये हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आगे से हम लोग डॉट प्रोडक्ट हमेशा इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इससे बहुत तेजी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अभी आपको पता लगेगा कैसे। देखो भाई सिंपल सी बात यह है, जब भी आप किसी आई डायरेक्शन वाले को जे डायरेक्शन वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो इसका मतलब आपको ये वाला तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको 4j कैप डॉट 0i कैप भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये भी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ये भी जीरो हो गया। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 10, तो आपका फाइनल आंसर हो जाता 40 यूनिट्स। कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो आप आई वालों को आई वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वालों को जे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और फाइनली जो भी वैल्यूज आए उन सबको ऐड कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और हाँ, यहां पर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते वक्त हम मल्टीप्लाई तो वेक्टर्स को कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मिलता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है नहीं सिद्धि, डॉट प्रोडक्ट जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, दो वेक्टर्स को जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ये बस एक स्केलर नंबर है। चलो बच्चों, आपको सेकंड वाली अप्रोच समझ में आ गई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो जल्दी से सब लोग मुझे यस कमेंट कर दो, और अगर नहीं समझ में आई तो नो कमेंट कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, सेकंड अप्रोच भी क्लियर है हमको। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। तो अब हम लोग सेकंड वाली अप्रोच ही हमेशा सॉल्व करें, मतलब फॉलो करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दे रहा हूं, अब मुझे वो वाला क्वेश्चन सेकंड वाली अप्रोच से सॉल्व करके बताना सब लोग। ठीक है, चलो। सो लेट अस से, कौन सा वाला पार्ट हो गया, मेरे ख्याल से शायद फिफ्थ पार्ट है ये। तो वेक्टर ए है सपोज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 7k कैप। अच्छा, ये वेक्टर्स 3D में है, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं ये। मतलब अब मैंने आई कैप जे कैप नहीं लिखा, मैंने आई कैप जे कैप के कैप लिखा है, मतलब ये 3D में है। ओके, तेजस का आंसर आ गया। ठीक है, राजश्री का आ गया। ठीक है, आप देख रहे हो इस तरीके से कितनी तेजी से आपका आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है, तेजस ने आंसर चेंज किया है। ठीक है, ओके ओके, आयुष का भी आ गया, श्रुति का भी आ गया। चलो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से सब लोग। अवधूत, आई कैप जे कैप के कैप अब नहीं आएगा, ये स्केलर नंबर होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, समीर का आ गया, समर्थ का आ गया, ओके, क्रिश का भी आ गया, सिद्धि का भी आ गया। ओके, ओम, ओम एक बार जरा दोबारा से चेक करो। ओके, राजश्री, ओके, श्रेष्ठ, ठीक है, ओके, ठीक है, ओम, अवधूत का भी आ गया। ठीक है, विनय का भी आ गया। चलो ठीक है, हाँ अनिकेत, अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शांतनु का भी आ गया, श्रावणी का भी आ गया आंसर। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब मैं सॉल्व करूं, अब सब लोग देखो। ओके, साक्षी का आंसर आ गया। ठीक है, चलो, तो अब मैं इस क्वेश्चन को देखो सेकंड अप्रोच से ही सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, कुणाल का भी आ गया। चलो, तो भाई देखो,
अब इस क्वेश्चन को मैं सेकंड अप्रोच से ही सॉल्व करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, अब तरीका क्या है, वर्किंग रूल ये है कि आप x वालों को x वालों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y वालों को y वालों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और z वाले कंपोनेंट को z वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फाइनली जो सारे नंबर्स आएंगे उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो i को i से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि 1 इंटू 2, प्लस y को y से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि 2 इंटू 10, प्लस z को z से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि 3 इंटू 7। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया 2 प्लस 20 प्लस 21, सो ये आ गया 43। सो 43 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल श्रावणी, अभी सही है श्रावणी का साक्षी का, ठीक है परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो अब हमें जो है डॉट प्रोडक्ट का मतलब भी समझ में आ गया, और डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का फास्टेस्ट मेथड क्या है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो अब आगे से हम जब भी कभी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलो चलो अब मैं आप लोगों के साथ थोड़े से और एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं। ओके, सो लेट अस से एक वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप। और अब आप लोगों को इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, या चलो थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट कर देते हैं, 2k कैप और ये हो गया 3k कैप। अब आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। दो वेक्टर्स हैं ए बार और बी बार, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब भाई देखो, दोनों वेक्टर्स 3 डायमेंशनल हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप इनको ड्रॉ कर पाओगे और ड्रॉ करके दोनों की टेल्स ज्वाइन करके एंगल निकाल पाओगे। मतलब अभी तक जो हमने तरीका सीखा था दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करने का, वो तो अब नहीं काम आएगा, अब कुछ दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। चलो मैं वेट कर रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलो बच्चों, मैं सॉल्व करूंगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं, फिर आगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स आप लोग कर लेना। अच्छा तेजस का आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया तेजस। चलो ठीक है श्रेष्ठ, मैं करता हूं, ठीक है शामली, चलो मैं करता हूं ये वाला एग्जांपल, मैं कर देता हूं फिर आगे से आप करना नेक्स्ट एग्जांपल्स। ठीक है, चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो अब सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या करना है। 2 मिनट जरा मैं कनेक्ट कर लूं बैटरी से, 2 मिनट रुको। चलो आओ अब सीखने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करना है, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। देखो मुझे क्या पता है सर, हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, तो थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल,
तो मतलब मैं ये कह सकता था कि अगर मैं किसी तरीके से cos थीटा पता कर लूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना कि cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस मतलब अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है तो आप सीधा सीधा दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो और डिवाइड कर दो, आपको cos थीटा पता लग जाएगा। चलो अब यही काम हम लोग यहां पर करते हैं। तो देखो हम लोग क्या कर सकते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो a डॉट बी देखो यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है। हाँ क्रिश चलो अभी देखो इधर, अभी मैं सॉल्व करूंगा अभी, ठीक है। अभी यहां पर देखो, अभी समझने की कोशिश करो पहले। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके ठीक है। अच्छा सिद्धि और श्रावणी ने कर दिया कैलकुलेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 2 × 3 है ना। तो ये a डॉट बी का वैल्यू आ गया। तो ये कितना हो गया 2 + 4 + 6। तो a डॉट बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 12। हाँ ठीक है चलो सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो हमें a डॉट बी पता लग गया। तो ये जो a डॉट बी है, ये a डॉट बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 12। अच्छा अब हमें वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है वो भी पता कर लेते हैं सर। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया √1 + 1 + 4। तो ये कितना हो गया √6। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया √6। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 16 प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 9। ठीक है तो ये हो गया 25 + 4 29। तो ये हो गया √29। ठीक है तो अब मुझे देखो सारी चीजें पता लग गई। a डॉट बी का वैल्यू आ गया 12, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया √6 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया √29। तो अब मुझे दोनों के बीच में थीटा कैलकुलेट करना था। तो मैं क्या कह सकता था सर, हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हो गया 12 अपॉन √6 इंटू √29। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, मैं जरा एक बार मल्टीप्लाई कर लूं। सो 26 इंटू 6 इंटू 29 174। तो ये हो गया 12 अपॉन √174। ठीक है तो हमारा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 12 अपॉन √174। सो इस तरीके से अब कैसे भी वेक्टर्स दिए हुए हों आप उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है हाँ साक्षी बिल्कुल सही, ठीक है विनय, ठीक है। अब देखो पहले हमें कितना काम करना पड़ता था, पहले हम वेक्टर ए ड्रॉ करते थे, फिर वेक्टर बी ड्रॉ करते थे, फिर दोनों की टेल्स ज्वाइन करते थे, और फिर भी हम लोग बहुत लिमिटेड एंगल्स ही कैलकुलेट कर सकते थे। हम सिर्फ वही एंगल्स कैलकुलेट कर पाते थे जिनके लिए हमें रेशियोज वगैरह पता होते थे। अब तो कैसे भी वेक्टर्स हो, किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, आप सभी वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो एक ब्रह्मास्त्र है अब ये हमारे पास मेरे ख्याल से। अब बच्चों अगर ये अप्रोच आपको क्लियर है तो जल्दी से बता दो, अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। जल्दी से यस और नो में बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है ओके क्लियर है, ठीक है परफेक्ट परफेक्ट। चलो जबरदस्त, ठीक है फिर। नहीं भी नहीं, इसको फर्दर नहीं रिड्यूस करना है। हम जैसे जो एंगल्स हमें टेबल में नोन नहीं होते ना, हम उसे कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स की टर्म में रिपोर्ट करते हैं इस तरीके के एंगल्स को, ठीक है हाँ। चलो चलो बढ़िया, तो ये मेथड अब हम सब लोगों को समझ में आ गया।
चलो तो अब मैं ऐसा सा एक एग्जांपल आप लोगों को और दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से मुझे एंगल कैलकुलेट करके बताओगे। ठीक है, चलो चलो ठीक है। साक्षी 3D वेक्टर्स को मतलब प्लेन में हम लोग ऐसे नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक कंपोनेंट जो वो स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा ना। फिर भी अगर आपको 3D वेक्टर को ड्रॉ करना है तो हम क्यूब बना करके जो है वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो चलो आओ फिर। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो कैलकुलेट करके बताओगे। तो वेक्टर ए है सपोज 4i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी है हमारे पास लेट अस से 6i कैप माइनस 8j कैप, या माइनस 8j कैप करने के बजाय लेट अस मेक इट माइनस 7j कैप। ठीक है, ये है। तो अब आपको बताना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा होगा। या मैं थोड़ा सा डेटा को चेंज कर देता हूं, इस तरीके से कैलकुलेशंस मुझे लगता है काफी ज्यादा हो जाएंगी। 2 मिनट, ये डेटा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूं। वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी है 2y कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। चलो, तो दोनों के बीच में आपको थीटा कैलकुलेट करके बताना है। अब आपकी कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। ओके चलो, आई एम वेटिंग। ओके ठीक है, तेजस का आंसर आ गया है। ठीक है, सिद्धि का आंसर आ गया है। ठीक है, ओके आयुष का आंसर आ गया है। ठीक है, अच्छा आपकी बार आंसर को टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ओम का आंसर आ गया है। बच्चों आप लोग एक काम ये भी कर सकते हो, अगर कोई आंसर आपको टाइप करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर फोटो सेंड कर दिया करा करो, फोन में अपना अपने साथ में ही रखता हूं। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पर भी आपका आंसर चेक करता रहूंगा। ओके, क्रिश का आ गया, निकेत का आ गया, कुणाल का आ गया। ठीक है, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप लोग वैसे आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। चलो तो मोस्ट प्रॉब्ली अब सब लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलो तो फिर अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। चलो आओ देखें आप लोगों ने सही कैलकुलेट करा है कि नहीं किया है। ओके ठीक है, ओके ठीक है, देख लिया मैंने आंसर। ठीक है, हाँ इस तरीके से आप लोग मुझे फोटोज भी सेंड कर सकते हो, परफेक्ट एकदम। ठीक है, श्रेष्ठ का आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, ओके ओके, शांतनु का आ गया, विनय का आ गया, श्रुति का आ गया। ठीक है, चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलो आओ भाई देखें। ओके ओके, राजश्री का भी आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है परफेक्ट है। चलो ठीक है, सिद्धि का आंसर आ गया है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब मैं जो है अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, अब एवरीवन वॉच द स्क्रीन। ठीक है, अब कोई सॉल्व नहीं करेगा, आप सब लोग स्क्रीन पर देखो। ठीक है, चलो आओ। तो भाई देखो,
हमको क्या पता है सर? हमको ये पता है कि cos थीटा जो है वो बराबर होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? i को i से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि 1 इंटू 2, प्लस j को j से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि 1 इंटू 1, प्लस k को k से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि 3 इंटू 1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, हाँ बिल्कुल विनय, ठीक है, ये 6 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अंडर रूट ऑफ 11। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो अब cos थीटा कैलकुलेट करना था हमें। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? cos थीटा का वैल्यू आ गया a डॉट बी, मतलब कि 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 इंटू अंडर रूट ऑफ 6। सो फाइनल आंसर हो गया हमारा 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 66। तो हमें तो थीटा बताना था, तो थीटा क्या हो गया? थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स ऑफ 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 66। चलो, तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना आ गया है। चलो, अब इस डॉट प्रोडक्ट में एक कॉन्सेप्ट और है, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं, फिर आप लोग डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद हमें 5-7 मिनट और लग जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी सी क्लास आप लोगों की एक्सटेंड हो जाएगी। शैल वी मूव अहेड? यस सर। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वेक्टर प्रोडक्ट सीधा स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो है वो वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, ओके। देखो, अब हम लोगों को सीखना है, जैसे सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर बी बार है और ये एक दूसरा वेक्टर है ए बार। ठीक है, तो अब हमको ये बताया हुआ है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है। तो आपको कैलकुलेट करना है वेक्टर ए का कंपोनेंट जो कि वेक्टर बी की डायरेक्शन में हो। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट वो वेक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं जिनको ऐड करके हमें हमारा रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। तो अब यहां पर हमें वेक्टर ए का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो कि वेक्टर बी की डायरेक्शन में हो। तो देखो, हम लोग यहां पर क्या कर सकते थे? हम लोग वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते। तो इसका मतलब वेक्टर ए का जो कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में होता वो ये वाला कंपोनेंट हो जाता है ना। इसका हमने नाम रख दिया ए एक्स वेक्टर। ऐसे ही वेक्टर ए का जो कंपोनेंट वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता वो ये वाला कंपोनेंट हो जाता। इसका नाम हमने रख दिया ए वाई वेक्टर। ठीक है, तो अब कई बार हमको ये पूछ लिया जाता है कि भाई आप ये बताओ कि वेक्टर ए का जो कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में है वो कितना होगा। चलो आओ, तो ये देखो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मुझे ए एक्स वेक्टर पता करना है तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ए एक्स वेक्टर के बारे में मुझे क्या समझ में आ रही है? सबसे पहले तो मैं ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो ए एक्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो, यहां पर मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि जैसे सपोज हमारा ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर बी है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख करके मैं ये कह सकता था कि जो cos थीटा है उसकी वैल्यू बराबर हो जानी चाहिए थी बेस अपॉन हाइपोटेनस के, मतलब कि ए एक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड।
ए का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल ए। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते थे, हम लोग कह सकते थे कि जो ax वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाता a cos थीटा। अच्छा, पहली बात, ठीक है, मुझे वेक्टर ax का मैग्नीट्यूड पता लग गया, लेकिन मुझे कोई भी वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी तभी हासिल होगी जब मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता होगा और उस वेक्टर की डायरेक्शन भी पता होगी। ठीक है, अब ये ax वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो सर ax वेक्टर की डायरेक्शन तो वही है जो कि b वेक्टर की डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम वेक्टर b की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा सर, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर मुझे ax वेक्टर पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो हम सीधा जो है ax वेक्टर को जो है इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ax वेक्टर पता लग जाएगा, है ना, क्योंकि ax वेक्टर कैसा वेक्टर है, ax वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा और डायरेक्शन है वेक्टर b की। तो वेक्टर b की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर मैं a cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ax वेक्टर मिल जाएगा। तो मैं क्या कह सकता था, हम कह सकते थे ये जो ax वेक्टर है ये बराबर हो जाएगा मॉड ax इंटू वेक्टर b अपॉन मॉड b। तो ये कितना बन जाता, ये बन जाता ये हो जाता हमारा a cos थीटा इंटू बी वेक्टर अपॉन बी। अच्छा, अब भाई देखो, अब ये a cos थीटा देखो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ये a cos थीटा पता करने का कोई तरीका है? हाँ सर, a cos थीटा पता करने का बिल्कुल हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है, हम ये कह सकते हैं कि भाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो था वो बराबर था a इंटू बी इंटू कॉस थीटा के। मतलब हम ये कह सकते थे कि जो a cos थीटा होता वो बराबर हो जाता a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये लो, a cos थीटा भी पता लग गया हम लोगों को। तो इसका मतलब अगर हमसे ax वेक्टर पूछ लिया जाता तो ax वेक्टर क्या हो जाता, ax वेक्टर हो जाता मॉड ऑफ ax वेक्टर इंटू b वेक्टर अपॉन मॉड b वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b इंटू b वेक्टर अपॉन b। तो फाइनली हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया a डॉट b अपॉन b का स्क्वायर इंटू मॉड b। तो इस तरीके से आप किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरी वेक्टर के डायरेक्शन में निकाल सकते हो। ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट आ गया किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने के लिए। ओके, क्या दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है, अच्छा नोट करना है, ठीक है चलो नोट कर लो पहले। चलो ओके, मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। इससे पहले वाला नोट करना है? ठीक है, चलो मैं एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो उसको नोट करना, अब मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो कई सारे लोगों को मुश्किल लगा, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब ध्यान से सब लोग सुनो, ठीक है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो देखो, देखो सपोज ये एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, ये एक वेक्टर ए बार है और ये एक दूसरा वेक्टर है बी बार। तो कई बार हमें ये कह दिया जाता है कि ये दो वेक्टर्स ए बार और बी बार हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है
वो थीटा है। तो कैलकुलेट करके बताओ कि जो वेक्टर ए है उसका कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में कितना होगा। ठीक है, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में कितना होगा। तो भाई सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर ए का कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर बी की डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो हमने डायग्राम से ड्रॉ करके समझ लिया कि क्या होगा ये, पर अब मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक है, अच्छा अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वाला कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा और ये वाला कंपोनेंट वेक्टर बी से परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है कि ये वाला वेक्टर कैलकुलेट करके बताओ कि कितना होगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो देखो, मेरा कहना यह है कि हमें किसी भी वेक्टर के बारे में अगर जानना है तो हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन, ये दोनों ही बातों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर के बारे में अगर हमें समझना है तो हमें उस वेक्टर का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। तो भाई देखो, ये वेक्टर जो है ये तो वेक्टर बी की ही डायरेक्शन में है ना, तो इसकी डायरेक्शन तो वेक्टर बी बता रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा? तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल देख करके मुझे पता लग रहा है। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड ए है और ये एंगल थीटा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाली जो लेंथ है ये ए कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब इसका ये हुआ कि जो ए एक्स वेक्टर था, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड बराबर था ए कॉस थीटा के। ठीक है, अब ए एक्स वेक्टर होना कितना चाहिए? तो ए एक्स वेक्टर ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अब डायरेक्शन क्या है? तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये वो यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में। भाई अब अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को इस स्केलर, भाई ये तो स्केलर आ गया ना मेरे पास, इस स्केलर को अगर मैं इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वही वेक्टर तो मिल जाएगा ना जो कि वेक्टर बी की तरफ पॉइंट कर रहा है और जिसकी लंबाई ए कॉस थीटा है। तो इसका मतलब मुझे ए एक्स ही तो मिल गया, है ना। अगर मैं इस ए एक्स के मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वही वेक्टर तो मिल जाएगा ना जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है, तो वो तो ए एक्स वेक्टर ही है। पहले आप लोग मुझे बताओ यहां तक क्या बात सबको समझ में आई? अगर यहां तक सब लोग यस करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है ना, चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मॉड ए एक्स मुझे क्या बता रहा है? मॉड ए एक्स मुझे इस वेक्टर की लंबाई बता रहा है और वेक्टर बी को जब मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड कर लिया तो ये मुझे जो है इस ए एक्स वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। तो अब अगर मुझे डायरेक्शन भी पता लग गई और मैग्नीट्यूड भी पता लग गया तो मुझे ए एक्स वेक्टर पता लग गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता था कि ये जो हमारा ए एक्स वेक्टर था ये हो जाना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों लोग क्या काम कर रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड बताने का काम कर रहा है और ये डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मुझे ए एक्स वेक्टर मिल गया। अच्छा, अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स कितना कैलकुलेट करा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स हमने कैलकुलेट करा ए कॉस थीटा। मतलब मैं ये कह सकता था कि हमारा जो ए एक्स वेक्टर है वो बराबर हो गया ए कॉस थीटा इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सपोज मुझे सिर्फ दो वेक्टर्स पता है, मुझे ये भी नहीं पता कि उनके मैग्नीट्यूड्स कितने हैं और उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, मुझे तो बस दो वेक्टर्स दे दिए। वेक्टर ए दे दिया कुछ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और ऐसी वेक्टर बी दे दिया कुछ 10i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है, दोनों के बीच में एंगल वेंगल कुछ नहीं पता है, बस दो वेक्टर्स दे दिए। अब कैसे कैलकुलेट करूं मैं? तो सर बहुत आसान है, आप एक काम ये करो, आपको ये पता है कि बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
इंटू कॉस थीटा के। मतलब आप ये कह सकते थे कि जो a कॉस थीटा है वो बराबर हो जाना चाहिए था a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b के। ये लो, आपको a कॉस थीटा पता लग गया। a कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। बस अब आपका काम हो गया। अब ax वेक्टर आपको पता लग गया। ax वेक्टर अब क्या हो जाएगा, ax वेक्टर हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b मल्टीप्लाइड विद b वेक्टर अपॉन b। तो इस तरीके से आप किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करके बता सकते हो। दिस इज द जनरल अप्रोच। चलो, क्या अभी कुछ कुछ बात समझ में आई हम लोगों को, या सब कुछ समझ में आ गया, या कुछ भी नहीं समझ में आया? ठीक है, ओके, सिद्धि को क्लियर है, ठीक है, ओके, कुणाल को भी क्लियर है, ठीक है, श्रावणी को भी क्लियर है, ठीक है। असल में इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इसको देख करके हम लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, ठीक है। तो देख करके घबराना नहीं है, एक बार आप लोग घर पर इसको एक बार खुद से अपने हाथ से भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलो, ठीक है, शामली को भी क्लियर है, ओके। हाँ बिल्कुल, इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, मैं आज ही इस वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइंड करके भी देख लेना इसको। अच्छा, और आज का जो हमारा लेक्चर है इसके ऊपर मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे दूंगा। तो वो वाले क्वेश्चन जब आप खुद से अपने हाथ से ट्राई कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगा। साक्षी, मेरा नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। तो मेरा नंबर आप लोग सेव कर लेना सभी लोग, ठीक है। हाँ, सब लोग मेरा नंबर सेव कर लेना। चलो चलो, ठीक है। तो फिर अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं और इसकी रिकॉर्डिंग में जो है क्या नाम है, ग्रुप पर सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और होमवर्क भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो, चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। चलो, चलो ठीक है, चलो बाय, बाय बाय, ओके, ठीक है, चलो बाय बाय।